संदेश गया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल काले धन पर टिकी हुई है। केवल अपराधी, कालाबाजारी और नकली नोट रखने वाले हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं। ये अफसोस की बात है। आप निर्णय करें, पूरे देश को कलंकित मत करें। ये एक हकीकत है उपसभापति महोदय कि हमारी इकोनॉमी में कृषि का एक विशेष योगदान है। किसान मेहनत करता है, उसकी खून पसीने की कमाई है। वो दिन रात धूप में, बरसात में मेहनत करता है। इसलिए हिंदुस्तान को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती। हिंदुस्तान अपना पेट खुद भरता है और अन्नदाता हमारा किसान है, जो धरती को जोतता है, मेहनत करता है। वो अपनी फसल को लेकर मंडी में आता है। आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है क्या? वो टेम्पो में लाता है फसल को, ट्रैक्टर में लाता है, भाड़े की गाड़ी में लाता है। वो जब मंडी में बेचता है, उसको नकद में भुगतान होता है। कई बार पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। ये एक हकीकत है हिंदुस्तान की। क्या वो किसान जो मंडी में उसकी फसल की कीमत उसको अदा की जाती है नकदी में, क्या वो किसान काला धन लेकर आता है, काला धन लेकर जाता है? ये प्रश्न उठता है। किसान बीज खरीदता है। आपने फैसला किया, जब खरीफ की फसल की कीमत किसान को मिलनी अभी बाकी है, रबी की फसल की बिजाई शुरू होनी है, किसान को बीज खरीदना है, किसान को खाद खरीदनी है। आज क्या हालत आपने की है कि वो सब काला धन है? इतना नहीं हुआ, करोड़ों खेत मजदूर काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के खेतों के अंदर। तमाम खेत मजदूर आज बेकार हो गए। जो 200 रुपए दिन की दिहाड़ी पाता है, वो एक सप्ताह से लाइन में लगा है, कतार में खड़ा है। किसी तरह से 2000 रुपया मिल जाए, वो भी नहीं निकलता। मशीन काम नहीं करती, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, करोड़ों लोग लाइनों के अंदर हैं। पर केवल वहीं तक सीमित नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि देश के अधिकांश लोग जो बाहर खाना खाते हैं, वो छोटे छोटे ढाबों के अंदर जाते हैं। तो क्या वित्त मंत्री ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है जो अपनी धोती तहमत के अंदर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन बांध कर आता है, चेकबुक धोती में बांध कर आता है? कौन सा ढाबा है, कौन सा फुटपाथ पे जो खाना बेचता है जो क्रेडिट कार्ड आपका लेगा? आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया के अंदर? अगर दुनिया के अंदर सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी होती, आप रातों रात करना चाहते हैं जो दुनिया में बड़े देश आज तक नहीं कर पाए। उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री इस पे गौर करें। अगर आपकी बात को, तर्क को मान लिया जाए, बड़ा अच्छा। फिर तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को डॉलर नहीं छापना चाहिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को यूरो नहीं छापना चाहिए, और इंग्लैंड के अंदर पाउंड स्टर्लिंग नहीं छापना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में काम चलेगा? क्या जरूरत है पैसा छापने की? आप बाहर जाते हैं देश के, आप जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको खुद तो नहीं भुगताना पड़ता, उनके कर्मचारी अधिकारी करते होंगे, पर उनको भी थोड़ा बहुत पैसा तो लोकल करेंसी चाहिए होती है। आपने क्या किया? सब लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को बिना किसी वार्निंग के, हम एक सभ्य देश हैं, रूल बेस्ड, रूल गवर्न्ड कंट्री है, संवैधानिक प्रजातंत्र भी हैं, आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया। कम से कम उनको बताते कि फलां तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। सरकार का तर्क आया कि अगर पहले बता देते, ये प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री जी आपने भी कहा, तो आतंकवादियों को फायदा हो जाता, जिनके पास काउंटरफिट पैसा है उनको फायदा हो जाता। अब ये तर्क ऐसा अजीब है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं
कि जरा ये बताएं, कृपा करके ज्ञान दें। आप तो प्रधानमंत्री तो बहुत इसमें ज्ञान रखते हैं, प्रकाश दे रहे हैं देश दुनिया को। मुझे ये बताएं कि आपने ये निर्णय किया, अगर आप लोगों को कहते कि हम आपको 2 सप्ताह का, 1 महीने का, जो हमने हमारी सरकार के समय में भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन पहले भी हुआ, आजादी के बाद हुआ, 1946 में पहला फैसला था, 1978 में दूसरा फैसला था, जब 1000 रुपए का नोट हटा दिया गया था। 2000 का फैसला उस वक्त की एनडीए सरकार का था जिसने 1000 का नोट वापस लाया, पर लोगों को समय दिया जाता था। मेरा प्रश्न यह है, आपके माध्यम से पूरे सदन और देश देखे, क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकार और प्रधानमंत्री का प्रवचन सुन रहे हैं, सब चैनल वही दिखाते हैं कि कौन सा आतंकवादी बोरी भरकर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के पास जाता कि मेरा काउंटरफिट मनी बदल दो। आपने कैसा तर्क दे दिया? अरे वही जाता जिसकी जेब में लीगल पैसा है, मेहनत का पैसा है, जिसपे वो टैक्स देगा। और आपने उसके बाद क्या किया? आपने उस पर सीमा लगा दी, दरियादिली करी कि जो विदेशी सैलानी देश के अंदर आए हैं, लाखों, मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, और कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको वित्त मंत्री भी जानते हैं, बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं हिंदुस्तान के बाहर के, जो उस रात होटल का बिल नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने अपना पैसा एक्सचेंज कर लिया था। सरकार ने 12 बजे पाबंदी लगा दी कि जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं वो भी केवल 6000 रुपया ले जा सकते हैं। होटल ने जो ट्रेवलर्स चेक इन कैश कर दिए थे, एयरपोर्ट पे जिनके ट्रेवलर्स इन कैश हो गए, लाखों सैलानी, उनको वापस उनका पैसा उनकी करेंसी में हिंदुस्तान ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर यह सवाल उठ गया। पूरे आज के समाचार पत्र भरे हैं, आज के समाचार पत्र। वित्त मंत्री जी ये गौर करें, पूरे दुनिया के बड़े देशों ने, उनके एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने अपने देश के नागरिकों को एडवाइजरी भेज दी है कि हिंदुस्तान आने से पहले कई बार सोचो। आज के अखबार भरे पड़े हैं, ये पूरी दुनिया में आपने मैसेज दिया, एक संदेश कि ये देश पूरा काला बाजारियों का देश है, 86% पैसा काला बाजार और अपराध का पैसा है। दूसरा, तुम आप यहां पे आओगे टूरिस्ट के रूप में, होटल में ठहरोगे, हम आपका पैसा ले लेंगे, आपको ही वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो चेंज कर लिया, हम तो आपको 6000 रुपया देंगे। फिर आपने और किया, बड़ी दरियादिली करी माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के लोगों पे, कहा आप पैसा निकाल सकते हो 11 तारीख तक। अब उसको बढ़ाते जा रहे हैं, कतार बढ़ती जा रही है, म्याद बढ़ती जा रही है। तो क्या कहा आपने? 4000 रुपया आप जाके बदल लो। धन्यवाद। ऐसे दरियादिल वजीर आजम, वो बहादुर शाह जफर के बारे में एक शेर था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में निकल गए 2 इंतजार में। अब तो ये है कमा कर लाए थे 4, 2 कमाने में निकल गए, 2 बदलने में निकल गए, 2 कतार में निकल गए, 2 बदलने में लग गए, 2 कमाने में, 2 बदलने में। 2 दिन कमाओ और 2 दिन में बदलो। एक ऐसी नई, आपने ऐसा एक हालात पैदा किए, बड़ा एहसान किया कि हर व्यक्ति को यह कहा कि तुम आओ, हम बड़े न्यायोचित निर्णय करते हैं, आप 4000 रुपया निकाल लो। साथ में बैंक का खाता है, हम सबका खाता है, गरीब का भी खाता है, कर्मचारी का बैंक का अकाउंट है, बचत खाते हैं, छोटे व्यापारी का खाता है, करोड़ों खाते हैं। आपकी तो ढोलक की जनधन योजना की है, पर अगर आप खुद कहते हो कि उनकी जांच करेंगे, आप खुद ही मान रहे हो कि वो 0 बैलेंस के अकाउंट थे, रोज सरकार कहती है अब जांच करेंगे, उसमें पैसा आया तो सरकार कार्रवाई करेगी, तो काहे खोलवाए थे? पर दूसरी बात एक है, एक सरकारी कर्मचारी है, एक छोटा मजदूर है जो खेत में काम करता है, एक मजदूर है
जो सिर पे ईंट मिट्टी लेके इमारतें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है। कोई और लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में हैं। हम सब लोग हैं, हमारे खाते हैं, हम उस पे टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स लेती है। उसको आप कौन से पैसा कहेंगे? कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया है? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया है? यह कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? यह, इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। काले धन से लड़ाई के तरीके हैं। आप पढ़े, 1978 में आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल। उन्होंने क्या लिखा था? पटेल ही थे वित्त मंत्री। सरकार का फैसला था, आरबीआई के गवर्नर को कहा गया, क्या कहा गया कि सरकार 1000, 5000 और 10,000 का नोट डिमोनेटाइज करेगी। उस वक्त ऑर्डिनेंस आया था। आप तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाए। आज तो नादिर शाही है। फैसला हो गया, घोषणा हो गई, अमल करो। पर उस वक्त के गवर्नर ने लिखा था, वित्त मंत्री जी, और मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूं, उन्होंने फाइल पर लिखा, आरबीआई के गवर्नर ने, कि यह फैसला सही फैसला नहीं होगा। उसका कारण उन्होंने बताया। कारण यह बताया कि यह जो पैसा है, अगर आप सोचते हैं कि अपराध का पैसा है, या जिसको आप काला धन कहते हैं, इल गॉटन मनी कहते हैं, that would be lying in the pockets or in the almiras or suitcases of the people, that is wrong. And it would be absurd to think that. I'm repeating his words. Because that money would have been invested in real estate, in bullion, that is gold, in securities, or in foreign exchange, or would have gone out of the country. This is IG Patel's note. Later on, the then finance minister 1 year later realized, when there was a gold crisis and Morarji Desai's government had to start releasing gold held by the Reserve Bank. Is this a fact or not? प्रश्न ये है कि आपने तो फैसला किया। दो बात है, अगर मैं सही कहूं कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है। हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान को घर पे घुस के मार दिया, जरूर बदला लो। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है। सारे में यही हो गया बेचारा, हर आदमी का सब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई? पहले तो प्रश्न ये है कि श्रीमान, आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसका पैसा है? सूची आपके पास है। लाइखनस्टाइन की सूची आपके पास है। 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था। HSBC के आपके पास सूची है। आपके पास सूची है because of the information sharing agreement that we have signed. If you are trying to give this impression to the country that India started thinking about fighting money laundering and black money, then Prime Minister is living on a different planet. This had started long back. The former Prime Minister is here, the former Finance Minister is here. And you must acknowledge, your Prime Minister does not have the grace to acknowledge that this started and he's just continuing. तो बताएं देश को कि किसका कौन उस सूची में है। नाम बताएं देश को आज प्रधानमंत्री। हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो, तो पता लगे उसमें से कितने
आपको माला पहनाने वाले हैं, ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा। उनके नाम क्यों नहीं बताते? जारी करिए सूची। काले धन की बात करते हैं, लोगों के, गरीबों के पैसे की बात करते हैं, तो सूची जारी करे सरकार तमाम उन लोगों की जिन्होंने भारत के बैंक से, जहां पे गरीब का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का पैसा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कर्जे में लिया है और वापस नहीं किया है, और 50-50 हजार करोड़ के, 80-80 हजार करोड़ के कर्जों को आपने रिस्ट्रक्चर किया है 2 साल के अंदर। ये बताएं कि 2 साल में कितने दसियों हजार करोड़ के आपने कर्जे माफ किए हैं। उन लोगों के नाम बताएं जिनके आपने कर्जे माफ किए। आपने किसान का एनपीएस कितने हैं? 8 लाख करोड़। आपने किसान का कर्जा माफ किया? किसको फायदा हुआ आपके फैसलों से? आपकी नाक के नीचे से लोग जा रहे हैं, जिन पे पीएमएलए के केसेस हैं, उनको आप नहीं पकड़ते। आपकी सारी सरकारी तंत्र, आपका सारा शासन तंत्र मान्य उन लोगों के लिए है, लाभ उनको पहुंचाओ जो आपके मित्र हैं, चोट उनको पहुंचाओ जो आपसे सवाल करें। उपसभापति महोदय, एक गंभीर बात मैं सब माननीय सदस्यों के सामने लाना चाहता हूं। ये देश साझा है, हम सबका देश है। ये बात नहीं कि आप सरकार है तो भारत आपका हो गया, हम सरकार में थे तो देश हमारा था, हम विपक्ष में हैं तो हम गैर भारतवासी हो गए। ये आपने एक वातावरण बना दिया है कि आज सवाल नहीं कर सकते। सरकार है, आपने कह दिया। अगर आप कोई प्रश्न करते हैं तो राष्ट्रभक्ति की बपौती आपके पास है, बाकी की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है? अगर आप कहो कि भाई उरी के बाद हमला हो गया, बारामूला में हो गया, पांपोर में हो गया, सब्जियां में हो गया, अखनूर में हमला हो गया, हमारे फौज के अफसर मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। भाई साहब, आप तो मरीज की सर्जरी करके आए थे, सर्जरी करने के बाद तो फिर सारा मामला ठीक हो गया, उसके बाद हमारे फौजी क्यों मरते हैं? सवाल मत करिए। ये सेना के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये प्रजातंत्र है। नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं हमारी बात सुनने। अब आप कितनी सुना सकते हैं? आप तो सज्जन हैं, सदन के नेता भी हैं, जो कहे थोड़ा बहुत सुना देना कि भाई हमने ये कहा है। शायद कमरे में बैठ के सुनते होंगे, क्योंकि आज तक तो वही सुनाते हैं, एक तरफी बात होती है, वो सुनाते हैं, सब सुनते हैं, यही हालात है। तो आज सवाल ये है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि आपने ये फैसला किया, हम कहें आपने सूचना क्यों नहीं? आतंकवादियों को फायदा होता, आप उनकी मदद की बात करते हो, काला धन वालों को फायदा होता, आप उनकी बात करते हो। तो ये जरा सोच के, थोड़ा संयम से सरकार को, प्रधानमंत्री को गंभीरता से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो बन चुके, अब वो जो बरसों करते रहे, आप लोगों का अधिकार था विपक्ष में, वो भी प्रतिपक्ष में थे। अब 2.5 साल हो गए, आज की तारीख पूरे 2.5 साल मध्यावधि इस सरकार की, आपके चुनाव जीतने की हो गए। 16 नवंबर है आज। अब सारी बात बदल दी। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते। कौन है आप सवाल करने वाले? नहीं लाए। आपने 5 करोड़ रोजगार आज तक पैदा कर देने थे, 2 करोड़ एक साल में, 2.5 साल में 5 करोड़। अब सवाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो काले धन के साथ लड़ाई में जूझ रहे हैं, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हर आपका वायदा, जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, आपने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी हिंदुस्तान के लोगों के साथ की है, नौजवानों के साथ की है। आज बेकारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, त्राही त्राही देश में है। आप एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन की परिभाषा ये है तो आज देश के लोग कहेंगे कि ये परिभाषा बदली जाए। जो आपने किया, आपने सारी बात पर पर्दा डाल दिया और नई बात इस तरह सनसनीखेज तरीके से आप लेकर आ गए। जो बुनियादी सवाल है, वित्त मंत्री जी,
आपकी सरकार को ये जवाब देने होंगे। हमारा एक और कहना जरूरी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रवचन दिया राष्ट्र के नाम संदेश में, उम्मीद ये रखते हैं कि पूरी इंतजाम किया होगा, पूरी तैयारी की होगी। वो तैयारी जो आपने की, उसके बाद ये बद इंतजामी कैसे? अगर आपकी तैयारी पुख्ता थी, 86% करेंसी निकाल दी आपने, तो अगले दिन बैंक में उपलब्ध होनी चाहिए थी। आपने कहा वो एटीएम को रिकैलिब्रेट करेंगे, आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, तो 9 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, 9 नवंबर को एटीएम बंद रहेंगी। ठीक बात। फिर 10 नवंबर से क्या हुआ? बैंक में पैसा नहीं, वो 2000 काला धन से लड़ने चले हो उपसभापति महोदय। 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए, जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूर्ण के पुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया, जो कोई चाहता नहीं है। अब 2000 का नोट लेके गरीब आदमी कहां जाए, किसके पास उसका भुगतान करे? सब्जी वाले के पास जाएगा, वो छूटा नहीं है, ढाबे में जाएगा, छूटा नहीं है। अब ये बचपन में हमको दिखता था, आपने भी देखा होगा। इससे जो लोग हिंदुस्तान के स्कूल में गए हैं, प्रधानमंत्री भी पाठशाला गए हैं, ये बचपन में मिलता था हमको। और एक खेल भी होता था, उसमें वही पुड़िया मिलती थी। कई साथी बता रहे हैं कि कितने लोग आज मर गए लाइन में लगे हुए। खैर मैं वो नहीं, क्योंकि आपकी सरकार संवेदनहीन है। मुझे बड़े दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक नहीं अब 5 प्रवचन दे दिए, संदेश। गोवा में दिया, अब गोवा में भावुक हो गए। हमें गाजीपुर भी आऊंगा, गोवा से शुरू हुआ, गाजीपुर जरूर पहुंचूंगा। अब गोवा जापान से शुरू हो गए, वहां बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं, यहां कतारें हैं सुबह 3 बजे से। मुझे कहने में शर्म आती है, बुजुर्ग लोग, एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में पानी छोड़ने की बोतल। पूरी पूरी रात अगर बाप सोने चला गया तो बेटा लाइन में, अगर बेटा नहीं है तो बेटी लाइन में, बूढ़ी मां लाइन में। ये आपने कहा, पर आपने गोवा में कहा और उसके बाद उसको गाजीपुर में दोहराया। 2 बात कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। जिन लोगों ने देश को लूटा, किसने लूटा? आपको खाली खजाना मिला था। जिन्होंने देश को बनाया, प्रधानमंत्री जी, अपने प्रीडिसेसर्स को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपने अपमानित किया एक साथ। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं, उसमें चौधरी चरण सिंह भी हैं, उसमें वीपी सिंह भी शामिल हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं, उसमें देवे गौड़ा शामिल हैं, उसमें चरण सिंह, सब लोग शामिल। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक साथ कलंकित कर दिया एक हाथ में। दूसरी आपने क्या बात कही? दूसरी बात आपत्ति की बात, और प्रधानमंत्री तो गजब की बात, तो बोलते भी तो हैं, क्या कयामत लाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? ताली वाली बजाकर, मैं तो नहीं बजाऊंगा, सदन है, सदन की गरिमा को जानता हूं। उन्होंने क्या कहा गोवा में? उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैंने तमाम उन लोगों को, आज कौन लोग कतार में खड़े हैं? वो लोग कतार में खड़े हैं जो 2G के घोटाले में थे, जो कोयले के घोटाले में थे, जो काले धन के व्यापार करते हैं, जो काले धन के प्रतिनिधि हैं। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैमर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा, पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। इससे बढ़ के
इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं, आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीविजन सिर्फ उन्हीं को दिखाता है। लोगों का सिर दर्द हो गया सुन सुन के, रहम करिए देश पे। जब टेलीविजन खोलो उसके बीच में से नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती है। क्या हो गया देश में? ऐसा प्यार हो गया उनसे। अच्छा सुनिए, बात यहीं तक हो जाती, गाजीपुर पहुंच गए, यानी बड़ी गंभीर बात है और पूरा सदन इसको देखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देंगे। उन्होंने अपनी छाती वाती भी पीटी। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्याग तपस्वी सब लोग कर लें कि ऐसे वायदे दिखाएं, ऐसे सपने दिखाएं, प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी दुनिया घूमो, दिन में 5 बार पोशाक बदलो और फिर को सब त्याग तपस्या हो गई। बड़ा त्याग है। और आपको कौन मारना चाहता है? सरकार ये बयान दे, आज से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो गया। अब आप बताओ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, कि प्रधानमंत्री ये क्या सूचना सरकार के पास है? कौन सी साजिश है? कौन से संगठन है? कौन से लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हैं? ये बताना पड़ेगा हमको। ये क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। जब एक बार शपथ हो गई, चुनाव आप जीत गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर खुद कहते हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, तो कौन लोग मारना चाहते हैं? संसद को बताओ, देश को बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो प्रधानमंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ऐसी कोई साजिश है। पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है। पर अगर एक भावुकता को आप ग्रहण करके एक भ्रामक प्रचार करो, वो गरीब, वो मजदूर, वो लाचार, वो किसान, उनको कलंकित करने के बाद इस तरह के भावनाओं को भड़काओ, ये न्यायोचित नहीं।